सदियों पहले बइसगीर के मगरिब में एक सरसब्ज और शादाब खित्ता था जिसे लोग सल्तनत नेरन के नाम से जानते थे। ये रियासत दरियाओं, बागात और कनों से भरी हुई थी। बुलंद और बाला मीनार, संगमरमर के महल और गलियों में बहता साफ पानी इस सल्तनत की शान को चार चांद लगाता था। इस वक्त के बादशाह का नाम नेरन खान था, जो निहायत शुजा और फैयाज हुक्मरान माना जाता था। इसका महल शहर के वस्त में वाक़े एक बुलंद कला में था, जहां दिन रात तबले, नगरे और साज बजते रहते और रियाया खुशहाल जिंदगी बिसर करती थी। नेरन खान के दरबार में उलमा, शुअरा, फलसफी और जंगजू सभी मौजूद थे, मगर उन सब में एक शख्सियत सबसे मुनफरिद थी, वजीर आजम फरीदुद्दीन, जो अपनी दानिश, मुआमला फहमी और दियानतदारी के बायस रियाया के दिलों में घर कर गया था। नेरन खान अक्सर कहता था कि फरीदुद्दीन मेरा बाजू है, अगर वो ना हो तो मैं इस सल्तनत को संभाल ना सको। फरीदुद्दीन ना सिर्फ अमून सल्तनत का माहिर था, बल्कि रियाया के मसाइल भी खुद जाकर सुनता। वो अक्सर रात को सादा लिबास पहनकर शहर के कूचों में निकलता और लोगों की जिंदगियों का हाल जानता। एक दिन इसने सुना कि कुछ उमरा और मुलाजिमीन महल के अंदर खुफिया तौर पर एक साजिश कर रहे हैं। वो चाहता था कि बादशाह को आगाह करे, मगर सबूत के बगैर कुछ कहना मुनासिब ना था। इसने फैसला किया कि पहले सच्चाई मालूम की जाए। महल में सैकड़ों मुलाजिम थे, बावर्ची, कासिद, दरबान, पहरेदार, कनीजे और खिदमतगार। उन सब के दरमियान एक नौजवान मुलाजिम कमाल था, जो अपनी दियानतदारी और मेहनत के बायस फरीदुद्दीन का करीब हो गया था। कमाल अक्सर वजीर को अंदरूनी खबरों से आगाह करता था, मगर कमाल की एक कमजोरी भी थी, वो जल्द जज्बात में आ जाता और कभी कभार अपनी जुबान पर काबू ना रख पाता। सल्तनत नेरन के मशरिक में एक और रियासत थी जिसका नाम रासन शमसिर था। इस रियासत का शहजादा तैमूर अपनी चालाकी और फरेबकारी के लिए मशहूर था। बरसों से दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़ा चल रहा था। अगरचे नेरन खान अमन चाहता था, मगर तैमूर मुसलसल छापे मारता और बगावतों को हुआ देता रहता। इसी दौरान खबर मिली कि रासन शमसिर के दरबार में एक खुफिया मंसूबा बनाया जा रहा है कि नेरन खान को कत्ल करके सल्तनत पर कब्जा कर लिया जाए। ये खबर जब वजीर फरीदुद्दीन तक पहुंची तो इसने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज किया। इसने कमाल को बुलाया और कहा कि तुम महल के उन हिस्सों पर नजर रखो जहां गैर मुल्की मेहमान आते हैं, खास तौर पर उन तहाइफ पर जो रासन शमसिर से आ रहे हैं। कमाल ने वदा किया कि वो पूरी वफादारी से ये काम करेगा। रात के वक्त वो महल के गोदाम में गया जहां तहाइफ रखे जाते थे। इसने एक बड़े संदूक को देखा जो बज़ाहिर खुशबूदार लकड़ी का था, मगर इसके अंदर से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। कमाल का दिल धक धक करने लगा। इसने फौरन फरीदुद्दीन को खबर दी। वजीर ने चंद काबिल एतमाद पहरेदारों के साथ जाकर वो संदूक खिलवाया तो अंदर से एक निकाब पोश शख्स निकल आया जिसके हाथ में खंजर था। ये शख्स एतराफ करने लगा कि वो तैमूर का भेजा हुआ है और इसके साथ मजीद कई लोग महल में छुपे हुए हैं। फरीदुद्दीन ने होशियारी से तमाम साजिशों को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह को इत्तला दी। बादशाह नेरन खान ने वजीर और कमाल की वफादारी पर इनाम देने का ऐलान किया, मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। निकाब पोश कातिल ने बताया कि असल साजिश अभी बाकी है और ये तो महज एक छोटा सा जाल था ताकि वजीर को धोखा दिया जा सके। असल मंसूबा ये था कि शहजादा तैमूर खुद किसी बड़ी तकरीब के बहाने महल में आएगा और वहां अंदरूनी मुलाजिमीन की मदद से बादशाह को जहर देगा। फरीदुद्दीन ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा कि अब हमें अक्ल और तदबीर से काम लेना होगा। फरीदुद्दीन ने बादशाह के कान में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बताया। नेरन खान के चेहरे पर एक लम्हे को परेशानी आई, मगर फौरन संभल गया। इसने कहा, फरीदुद्दीन, तुम हमेशा की तरह अक्ल और होश से काम लेना। हम इस शहजादे को अपनी सरजमीन पर आने देंगे, मगर इसके मंसूबे को उल्टा कर देंगे। वजीर ने सर झुकाकर हुक्म मान लिया। चंद दिन बाद रासन शमसिर से कासिद आया कि शहजादा तैमूर नेरन खान की सालगिरह के मौका पर तहाइफ और वफूद लेकर आना चाहता है ताकि दोनों सल्तनतों में अमन कायम हो सके। जाहिर है ये एक चाल थी, मगर बादशाह ने खुशी का इजहार किया और कासिद को इजाजत दे दी। महल के अंदर तैयारियों का शोर बढ़ गया। दरबान,
बावर्ची, कनीज़े सब नए कपड़े और साज ओ सामान तैयार करने लगे। इसी महल में एक कनीज थी जिसका नाम जोहरा था। जोहरा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकूत और गम छुपा हुआ था। वो कई साल पहले दुश्मन रियासत से कैद होकर आई थी, मगर फरीदुद्दीन ने इसकी इज्जत और जान बचाई थी। जोहरा दरअसल रासन शमसिर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी। फरीदुद्दीन अक्सर खुफिया बातों में जोहरा की राय लेता था क्योंकि वो तैमूर के तौर तरीके जानती थी। जब इसने सुना कि शहजादा तैमूर महल आ रहा है तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो आहिस्ता से वजीर के पास आई और कहा, हुजूर, ये शख्स धोखेबाज है। अगर अब मुझे इजाजत दे तो मैं इसकी चालों को समझ सकती हूँ। फरीदुद्दीन ने इसकी बात गौर से सुनी और कहा, जोहरा, हमें तुम पर भरोसा है, मगर ये खेल बहुत खतरनाक है। जोहरा ने जवाब दिया, मैं बचपन से इसके काफिलों को देखती आई हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ कमजोर है। उधर कमाल भी महल के दरवाजों पर पहरा सख्त कर चुका था। वो हर आने वाले परिंदे को भी जांच रहा था। इसने अपने चंद दोस्त मुलाजमों को भी खुफिया पैगाम दिया कि अगर कोई गैर मामूली हरकत देखो तो फौरन खबर देना। शहजादा तैमूर अपनी शान और शौकत के साथ आया। इसके साथ दर्जनों ऊंटों पर लदा हुआ सोना, हीरे जवाहरात, बेशकीमत कपड़े और इत्त ओ अंबर के तहाइफ थे। महल के सैन में बड़े बड़े कालीन बिछाए गए, जार फानूस रोशन कर दिए गए। नैरन खान तख्त पर बैठा था और वजीर इसके साथ खड़ा था। तैमूर ने निहायत शाइस्तगी से सलाम किया और कहा, ए अजीम बादशाह, मैं अब के साथ सुलह के पैगाम के साथ आया हूँ। नैरन खान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम भी सुलह चाहते हैं। दोनों के दरमियान तहाइफ का तबादला हुआ, मगर तैमूर के दिल में कुछ और था। जोहरा एक कनीज के भेस में करीब ही खड़ी थी। इसने देखा कि तैमूर का एक कासिद खुफिया तौर पर बावर्ची खाने की तरफ गया है। वो फौरन उधर लपकी और छप कर देखने लगी। इसने देखा कि वो कासिद एक छोटी सी शीशी में कुछ डाल रहा है और फिर इसे खाने के बर्तन में मिलाने की कोशिश कर रहा है। जोहरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो खामोशी से बाहर आई और वजीर फरीदुद्दीन को खबर दी। फरीदुद्दीन ने फौरन कमाल को बुलाया और कहा, कमाल, इस कासिद को पकड़ो मगर खामोशी से ताका तैमूर को शक ना हो। कमाल ने निहायत फुर्ती से चंद पहरेदारों के साथ जाकर इस शख्स को दबोच लिया। शीशी इसके हाथ से गिर गई और जमीन पर जहर की खुशबू फैल गई। वजीर ने जहर को देखकर कमाल से कहा, ये वक्त है कि हम तैमूर को इसके अपने जाल में फंसाए। इसने हुक्म दिया कि खाने की एक प्लेट अलग रखी जाए और बादशाह के सामने तैमूर को वही प्लेट पेश की जाए ताकि इसके चेहरे का रंग बदल जाए। अगले लम्हे जब शाही दस्तरखान बिछा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। तैमूर निहायत एतमाद के साथ बैठा और जब खाने के बर्तन खिले तो इसके आंखों में एक लम्हे को खौफ झलक गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने उनमें जहर डलवाया है। वजीर ने बादशाह के कान में आहिस्ता से कहा, हुजूर, खेल अब शुरू होता है। नैरन खान ने एक कहकहा लगाया और कहा, शहजादा तैमूर, तुम हमारे मेहमान हो। हमारी जमीन की एक रवायत है कि जो मेहमान हो इससे पहले मेजबान खाता है। फिर इसने प्लेट तैमूर की तरफ बढ़ाई। तैमूर के हाथ लरजने लगे। वो बहाना बनाकर उठना चाहता था मगर पहरेदार पहले ही चौकस थे। फरीदुद्दीन ने कहा, बैठ जाओ, हम जानते हैं तुम क्या करने आए हो। महल के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। तैमूर के कासिद गिरफ्तार हो चुके थे। जोहरा सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, यही वो शख्स है जो मेरे खानदान को तबाह कर चुका है। तैमूर ने सबके सामने इकरार किया कि वो सल्तनत पर कब्जा करने आया था। फरीदुद्दीन ने बादशाह की तरफ देखा। नैरन खान ने कहा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते मगर हम अपनी रियाया के सामने अपनी शान दुखाना चाहते हैं। तुम्हें कैद किया जाएगा ताकि दुनिया देखे कि धोखा देने वालों का अंजाम किया होता है। इस दिन महल के सब मुलाजमीन ने वजीर और जोहरा की बहादुरी को सलाम किया। बादशाह ने ऐलान किया कि कमाल को दरबार में एक ऊंचा ओहदा दिया जाएगा और जोहरा को आजाद करके महल की मोतबर खातून बनाया जाएगा। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। तैमूर के कैद होने के बाद भी रासन शमसिर के अंदर बागियों ने सर उठा लिया था। नैरन खान ने फरीदुद्दीन से कहा,
अब हमें जंग के मैदान में उतरना होगा। फरीदुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर, हम जंग करेंगे मगर हिकमत से ताका कम खून बहे। तैमूर कैद हो चुका था मगर रास्तन शमसिर के उमरा और जंजू इस कैद को अपनी तौहीन समझ रहे थे। सरहद पर छोटे छोटे दस्ते हमले कर रहे थे। नैरन खान ने फरीदुद्दीन को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने दुश्मन को आखिरी बार सबक सिखाएं, मगर मैं नहीं चाहता कि रियाया पर जुल्म हो। फरीदुद्दीन ने तदबीर सोचकर कहा, हुजूर, हमें सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं बल्कि इंसाफ के जोर पर भी लड़ना होगा। पहले हम कासिद भेजकर ऐलान करें कि तैमूर की बदमाली की वजह से ये जंग है, रियाया से नहीं। फिर हम अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके उनके सरदारों तक पैगाम पहुंचाए। बादशाह ने वजीर की राय मंजूर की। चंद दिनों में सल्तनत नैरंग के तमाम कलों से लश्कर तैयार हो गए। घोड़ों पर सवार सिपाही, तीरों से भरी तरकश, ढाले, जरहे और तोपें सब तैयार कर दी गई। कमाल अब सिर्फ महल का मुलाजिम नहीं रहा था बल्कि वजीर का खास मददगार और पैगाम रसां बन चुका था। वो सिपाहियों के दरमियान जाकर उनके हौसले बढ़ाता और उनको याद दिलाता कि ये जंग दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए है। जोहरा भी महल में हाथ पर हाथ धुरे नहीं बैठी थी। इसने औरतों के एक गिरोह को मुनज़्ज़म किया जो जख्मी सिपाहियों के इलाज के लिए तैयार रहता। वो हर रात महल की छत पर खड़ी होकर दुआ करती कि जंग में कम खून बहे और लोग अमन में रह सके। बिलाखिर जंग का दिन आ गया। दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आए। रास्तन शमसिर के उमरा को मालूम था कि उनका शहजादा कैद है मगर फिर भी उन्होंने जंग का ऐलान किया। नैरन खान अपनी फौज के आगे घोड़े पर सवार था और इसके साथ वजीर फरीदुद्दीन और कमाल भी थे। फरीदुद्दीन ने हिकमत से जंग का आगाज किया। पहले छोटे छोटे हमले किए ताकि दुश्मन की सफ़े बखर जाए। फिर एक कासिद भेजा कि अगर वो हथियार डाल दे तो तैमूर को उनके हवाले कर दिया जाएगा मगर वो रास्तन नैरंग के साथ सुलह का मुआहदा करेंगे। ये सुनकर दुश्मन लश्कर के कई सरदार सोच में पड़ गए। दुश्मन के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार ने आगे बढ़कर कहा, हम तैमूर की हमाकत की सजा अपनी रियाया को नहीं देना चाहते। ये कहकर इसने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा दिया। रफ्ता रफ्ता कई और सरदारों ने भी हथियार डाल दिए। फरीदुद्दीन ने अलानिया कहा, हम तैमूर को सजा जरूर देंगे मगर बाकी रियाया पर रहम करेंगे। इस तदबीर के नतीजे में जंग ज्यादा खून खराबे के बगैर खत्म हो गई। सल्तनत नैरंग के परचम रास्तन शमसिर के कलों पर लहराए मगर रियाया को आजाद छोड़ दिया गया। नैरन खान ने ऐलान किया कि अब दोनों रियासतों को एक ही सल्तनत में मिलाकर अमन कायम किया जाएगा और किसी पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तैमूर को दरबार में लाया गया। इसके चेहरे पर शिकस्त और शर्मिंदगी थी। नैरन खान ने कहा, तुमने हमारे साथ धोखा किया मगर हमारी शान ये है कि हम अपने दुश्मन को भी इज्जत देकर सबक सिखाते हैं। हम तुम्हें जलावतन करते हैं ताकि तुम बाकी जिंदगी इंसाफ का मतलब समझो। तैमूर ने सर झुकाकर मुआफी मांगी और चला गया। महल में जश्न मनाया गया। नैरन खान ने फरीदुद्दीन को सल्तनत का नाज़िम आला मुकर्रर किया और कहा, तुम्हारी अक्ल व दानाई ने हमें बचाया। कमाल को महल का अफसर खास बनाया गया ताकि वो रियाया के मसाइल बराहे रास्त बादशाह तक पहुंचाए। जोहरा को आज़ाद करके इसके लिए एक बाग और घर दिया गया ताकि वो सुकून से जिंदगी गुजारे। सल्तनत नैरंग में अमन कायम हो गया। बाजारों में फिर से रौनकें लूट आई। लोग रात को सुकून से सोते और दिन को अपने खेतों और दुकानों पर मेहनत करते। फरीदुद्दीन अक्सर महल के सैन में बैठकर कहता, ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि हमने अक्ल और इंसाफ को ताकत पर तरजीह दी। नैरन खान बुढ़ापे की दहलीज पर था मगर दिल से खुश था कि इसने अपनी सल्तनत को अमन में दे दिया। इसने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना बादशाह तख्त और ताज से नहीं बल्कि रियाया की मोहब्बत से कायम रहती है। अगर तुम इंसाफ करोगे तो तुम्हें कभी जंग नहीं करनी पड़ेगी। यूं ये कहानी अंजाम को पहुंची मगर सल्तनत नैरंग की दास्तान आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गई कि एक अक्लमंद वजीर, एक दियानतदार मुलाजिम और एक बहादुर औरत कैसे पूरी सल्तनत को तबाही से बचा सकते हैं।